नमस्कार। और आज हम दिए गए स्रोतों के आधार पर ऑपरेशन सिंदूर पर एक गहरी नज़र डाल रहे हैं। जी। हमारे पास इस अहम सैन्य अभियान से जुड़े कई लेख हैं, कुछ आधिकारिक प्रेस विज्ञप्तियां भी हैं। हाँ। आज हमारी कोशिश रहेगी कि इन स्रोतों के जरिए इस ऑपरेशन को समझें। मतलब इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसे कैसे किया गया और इसका असर क्या हुआ, जैसा इन दस्तावेजों में बताया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं उस दुखद घटना की जिसने शायद इसकी जमीन तैयार की, पहलगाम में हुआ वो आतंकी हमला। जी, वो जरूरी है। तो चलिए इसे खोलते हैं। स्रोतों के हिसाब से ये ऑपरेशन सिंदूर आखिर था क्या? देखिए, स्रोत बताते हैं कि ये 7 और 8 मई 2025 की रात को हुआ। अच्छा। भारतीय सशस्त्र बलों ने इसे अंजाम दिया और ये एक बड़ा, बहुत सटीक और पूरी तरह से समन्वित सैन्य अभियान था। जैसा कि आपने कहा, ये जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में जो भयानक आतंकी हमला हुआ था। हाँ, जिसमें 26 लोगों की जान गई थी। जी, 26 निर्दोष भारतीय नागरिक, ये उसका सीधा जवाब था। ओके। और इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य, मतलब इन दस्तावेजों के मुताबिक, वो नियंत्रण रेखा, लाइन ऑफ कंट्रोल के पार, लोसी के पार। हाँ, और पाकिस्तान के अंदरूनी इलाकों में भी, वहां जो आतंकी ठिकाने थे, उनका जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर था, उसे निशाना बनाना था। अच्छा, और स्रोत ये भी कहते हैं कि काफी बड़ा था, मतलब 2019 के बाद सबसे बड़ा। हाँ, बिल्कुल। स्रोत इस पर काफी जोर देते हैं कि 2019 में जो बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी, उसके बाद ये सीमा पार किया गया सबसे बड़ा सैन्य अभियान था। तो हाँ, इसका पैमाना यकीनन बड़ा था। ठीक है। हाँ, और यहीं पर एक बहुत दिलचस्प और महत्वपूर्ण रणनीतिक पहलू सामने आता है, जिसका जिक्र स्रोतों में बार बार है। वो क्या है? वो है इस ऑपरेशन का चरित्र। इसे दंडात्मक यानी सजा देने वाला, प्यूनिटिव, लेकिन साथ ही तनाव न बढ़ाने वाला भी, मतलब नॉन एस्केलेटरी। अच्छा, ये थोड़ा विरोधाभासी सा लगता है, प्यूनिटिव भी और नॉन एस्केलेटरी भी। हाँ, सुनने में लगता है, लेकिन स्रोतों के अनुसार इसका मतलब ये था कि हमला ऐसा हो जिससे आतंकियों और उनके आकाओं को एक कड़ा संदेश जाए, उन्हें नुकसान भी पहुंचे। ठीक है। मगर साथ ही इस बात का पूरा ध्यान रखा जाए कि स्थिति बिगड़े नहीं, मतलब एक पूर्ण युद्ध की नौबत ना आए। अच्छा, तो फिर निशाना कैसे साधा गया? दस्तावेज बताते हैं कि इसीलिए निशाना सिर्फ और सिर्फ आतंकी ठिकानों को बनाया गया, जैसे उनके ट्रेनिंग कैंप हो गए, लॉन्च पैड, कमांड सेंटर, इस तरह की चीजें। और इस बात का खास ध्यान रखा गया जानबूझकर कि किसी भी नागरिक आबादी या पाकिस्तानी सेना की जो नियमित चौकियां हैं, उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचे। समझ गई। तो ये सटीकता, ये प्रिसीजन वाला पहलू बहुत अहम था इसमें। बिल्कुल, यही बात इसे पिछले कई ऑपरेशनों से शायद थोड़ा अलग करती है। जैसा कि स्रोत इशारा करते हैं, लक्ष्य बहुत चुने हुए थे, स्पेसिफिक थे। बिल्कुल, और जिस सटीकता की आप बात कर रहे हैं वो तो बिना उच्च स्तरीय समन्वय और तकनीक के मुमकिन नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत बताते हैं कि ये एक असाधारण रूप से समन्वित प्रयास था। मतलब इसमें वायुसेना, थल सेना के स्पेशल फोर्सेस जी। और यहाँ तक कि नौसेना की संपत्ति, मतलब नेवल एसेट्स का भी इस्तेमाल हुआ। हाँ, ये भी बताया गया है, एक जॉइंट ऑपरेशन था ये। और जो तकनीक इस्तेमाल हुई वो भी काफी आधुनिक बताई गई है। जी हाँ, हवा से लॉन्च की जाने वाली क्रूज मिसाइलें, जैसे स्कैल्प और ब्रह्मोस का जिक्र है, इनकी रेंज और मारक क्षमता काफी ज्यादा होती है। साथ ही हैमर जैसे प्रिसिजन गाइडेड बॉम्ब्स का इस्तेमाल हुआ। ये पिन पॉइंट एक्यूरेसी से मारते हैं। अच्छा, और एक और चीज का जिक्र था, लॉइटरिंग म्यूनिशन। वो क्या है? हाँ, लॉइटरिंग म्यूनिशन, ये एक तरह के, आप कह सकते हैं, स्मार्ट ड्रोन्स या मिसाइल होते हैं। ओके। ये लक्ष्य के ऊपर हवा में कुछ देर मंडरा सकते हैं, इंतजार कर सकते हैं सही मौके का या सही जानकारी का, और फिर एकदम सटीक हमला करते हैं। अरे वाह, ये तो काफी एडवांस लगता है। जी, और जो बात वाकई ध्यान खींचती है वो ये कि हमले सिर्फ एलओसी के पास नहीं हुए। हाँ, आपने कहा अंदरूनी इलाकों में भी। जी, पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके के अंदरूनी इलाकों में 9 अलग-अलग बिल्कुल विशिष्ट स्थानों को निशाना बनाया गया। ये गहराई तक जाकर कार्रवाई करने की क्षमता दिखाता है। 9 ठिकाने, ये काफी अंदर तक गए। हाँ, और इस तकनीकी क्षमता को इंटेलिजेंस वाले पहलू से जोड़ना बहुत जरूरी है। हाँ, बिल्कुल। 9 अलग-अलग गहरे ठिकानों को चुनना आसान नहीं होता। स्रोत इस बात पर काफी जोर देते हैं कि इन लक्ष्यों की पहचान और उनकी पुष्टि में महीनों की मेहनत लगी थी। अच्छा। इसमें कई भारतीय खुफिया एजेंसियों का योगदान था, मतलब जमीनी खुफिया जानकारी जिसे ह्यूमंट कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंटरसेप्ट्स यानी सिगिंट, और सबसे अहम
सैटेलाइट निगरानी IMINT का इस्तेमाल किया गया। तो ये सिर्फ हमला नहीं था, इसके पीछे काफी होमवर्क था। बिल्कुल, ये सिर्फ फायर पावर का प्रदर्शन नहीं था, ये बहुत सटीक, कार्रवाई योग्य खुफिया जानकारी, एक्शनेबल इंटेलिजेंस पर आधारित एक टारगेटेड ऑपरेशन था। स्रोत बताते हैं कि निशाना बनाए गए ठिकानों में आतंकी संगठनों के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर थे, उनके हथियार डिपो थे, संचार के केंद्र थे, ट्रेनिंग सुविधाएं थीं, जिन्हें लंबे समय से ट्रैक किया जा रहा था। ओके। तो इस तरह की सटीकता और इतनी गहराई तक मार करने की क्षमता, जैसा इन दस्तावेजों में बताया गया है, वो भारत की बढ़ती हुई तकनीकी और खुफिया ताकत को दर्शाती है। ये तैयारी के स्तर को रेखांकित करता है। तो इस इतने जटिल और तकनीकी रूप से उन्नत ऑपरेशन का जमीनी नतीजा क्या रहा? मतलब रिपोर्ट किए गए परिणाम क्या थे? स्रोत बताते हैं कि इन हमलों में 70 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए। 70 से ज्यादा? जी, और 60 से ज्यादा घायल हुए। ये आंकड़े अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हैं। हाँ, ये तो है। साथ ही ये भी बताया गया है कि निशाना बनाए गए जो मुख्य आतंकी समूह थे, उनमें लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद शामिल थे। अच्छा, वही संगठन जो भारत में कई बड़े हमलों के लिए जिम्मेदार रहे हैं। जी बिल्कुल वही, और जानकारी के अनुसार उनके कई महत्वपूर्ण कमांड पोस्ट और ट्रेनिंग सेंटर पूरी तरह से नष्ट कर दिए गए। तो इससे उनकी ऑपरेशनल क्षमता पर तो असर पड़ा होगा। निश्चित तौर पर स्रोत यही संकेत देते हैं कि उनकी ऑपरेशनल क्षमताओं को काफी धक्का लगा होगा। अच्छा, इसके बाद पाकिस्तान की तरफ से कोई प्रतिक्रिया हुई? इसका जिक्र है स्रोतों में? हाँ, इसका भी जिक्र मिलता है। बताया गया है कि पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई करने की कोशिश की। ओके, कैसे? उन्होंने भारत के कुछ उत्तरी और पश्चिमी शहरों में जो सैन्य ठिकाने हैं, उनको निशाना बनाते हुए कुछ ड्रोन और मिसाइलें दागी। ओह! लेकिन यहाँ भारत की रक्षात्मक क्षमताओं का पहलू सामने आता है, जिस पर स्रोत काफी ध्यान केंद्रित करते हैं। अच्छा, मतलब हमारा डिफेंस सिस्टम। जी, दस्तावेजों के अनुसार भारत की जो बहुस्तरीय वायु रक्षा प्रणाली है, मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम, जिसमें सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें हैं, उन्नत रडार हैं और एक एकीकृत कमान और नियंत्रण संरचना है, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर। हाँ। उसने इन आने वाले खतरों को, मतलब ड्रोन्स और मिसाइलों को, हवा में ही काफी प्रभावी ढंग से बेअसर कर दिया, नष्ट कर दिया। तो मतलब कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ? कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, ऐसा स्रोत बताते हैं। तो अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो स्रोत ये कहते हैं कि इस पूरी घटना ने न केवल भारत की सीमा पार जाकर सटीक हमला करने की क्षमता, ऑफेंसिव कैपेबिलिटी, बल्कि अपनी जमीन और आसमान की रक्षा करने की उसकी मजबूत क्षमता, डिफेंसिव प्रिपेयर्डनेस को भी उजागर किया। अच्छा, तो ये एक तरह से हमारी डिफेंसिव ताकत का भी सबूत था। जी बिल्कुल, ये भारत की एकीकृत कमान और जो हमारी स्वदेशी वायु रक्षा प्रणालियां हैं, उनकी प्रभावशीलता की पुष्टि करता है। स्रोत इस ऑपरेशन सिंदूर को सिर्फ एक जवाबी कार्रवाई नहीं मान रहे हैं। कुछ जगह ऐसे निर्णायक मोड़ या पैराडाइम शिफ्ट जैसा भी कहा गया है। हाँ, ये शब्दावली इस्तेमाल हुई है। तो भारत की सैन्य रणनीति और राष्ट्रीय सुरक्षा के नजरिए से इसका मतलब क्या है? ये इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जा रहा है? देखिए, स्रोतों के अनुसार ये ऑपरेशन भारत की जो आतंकवाद विरोधी रणनीति है, उसमें एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है। कैसे? पहला और सबसे महत्वपूर्ण संदेश तो ये था कि भविष्य में अगर सीमा पार से कोई बड़ा आतंकी हमला होता है तो उसका जवाब दिया जाएगा, और ये जवाब सटीक होगा, तकनीक संचालित होगा और निर्णायक होगा। ठीक है। लेकिन साथ ही, जैसा हमने पहले बात की, ये जवाब नॉन एस्केलेटरी यानी तनाव को अनावश्यक रूप से ना बढ़ाने वाला होगा। तो ये पहले के ऑपरेशनों से अलग है, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक या बालाकोट। थोड़ा अलग दृष्टिकोण दिखता है इसमें। स्रोत बताते हैं कि शायद पिछले ऑपरेशनों में तनाव बढ़ने का जोखिम ज्यादा महसूस किया गया था। यहाँ संदेश था कि भारत बिना पूर्ण युद्ध छेड़े भी अपने दुश्मनों को दंडित करने की क्षमता और इच्छा शक्ति दोनों रखता है। अच्छा, ये तो एक पहलू हुआ। और दूसरा महत्वपूर्ण पहलू जिस पर स्रोत जोर देते हैं वो है अंतर सेवा सहयोग, इंटर सर्विस कोऑपरेशन। हाँ, आपने बताया था वायुसेना, थल सेना, नौसेना सब शामिल थे जी। और उनके बीच का जो तालमेल था वो अभूतपूर्व बताया गया है। ये शायद सालों की जो संयुक्त ट्रेनिंग होती है और जो एकीकृत थिएटर कमांड बनाने की दिशा में कदम बढ़ रहे हैं, उसका नतीजा हो सकता है। ओके। तीसरा, ये स्वदेशी रक्षा नवाचार पर भी प्रकाश डालता है। इंडिजिनस डिफेंस इनोवेशन, इस्तेमाल किए गए कई हथियार और सिस्टम भारत में ही बने या विकसित किए गए थे। तो ये सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं था, बल्कि एक तरह से हमारी क्षमताओं का प्रदर्शन था। बिल्कुल, ये वर्षों की तैयारी, निवेश और एक बदली हुई रणनीतिक सोच का प्रदर्शन था। और ये वास्तव में एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है, जैसा कि स्रोत भी कहीं ना कहीं पूछते हैं। क्या? कि इस ऑपरेशन ने दक्षिण एशिया में जो शक्ति संतुलन है
और प्रतिरोध यानी डिटरेंस के जो समीकरण हैं उनको किस तरह से बदला है? क्या इसने भविष्य के संघर्षों को रोकने के लिए एक नया मॉडल स्थापित किया है? हाँ, ये वाकई सोचने वाली बात है कि इसके दूरगामी प्रभाव क्या होंगे। जी। अच्छा, इससे पहले कि हम निष्कर्ष पर पहुंचे, एक और पहलू है जिसका जिक्र जरूरी है मुझे लगता है। बताइए। वो है ऑपरेशन का नाम, सिंदूर। स्रोतों में इसके प्रतीकात्मकता पर भी बात की गई है। हाँ, नाम तो काफी अलग है। सिंदूर जो पारंपरिक रूप से भारतीय संस्कृति में सुहाग, गरिमा, पवित्रता और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। जी। जानकारी के अनुसार ये नाम बहुत सोच समझ कर रखा गया था। ये पहलगाम हमले के जो निर्दोष पीड़ित थे, खासकर महिलाएं और परिवार, उनके सम्मान में था। अच्छा। और साथ ही ये नागरिक जीवन की रक्षा के प्रति भारत के संकल्प और राष्ट्रीय एकता का भी प्रतीक था। तो ये सिर्फ एक कोड नेम नहीं था? नहीं, स्रोत बताते हैं कि ये दिखाता है कि कैसे सैन्य अभियानों को भी कभी-कभी गहरे सांस्कृतिक और भावनात्मक अर्थों से जोड़ा जाता है। ये एक संदेश भी था। सही कहा। तो अगर हम आज की हमारी इस गहरी पड़ताल की मुख्य बातों को संक्षेप में देखें, जी। ऑपरेशन सिंदूर, जैसा कि हमारे स्रोतों, लेखों और प्रेस विज्ञप्तियों में बताया गया है, वो पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में किया गया एक बहुत ही सटीक, बड़े पैमाने पर और तकनीकी रूप से उन्नत सीमा पार आतंकवाद रोधी हमला था। बिल्कुल। और ये 2019 के बालाकोट ऑपरेशन के बाद इस तरह की सबसे बड़ी कार्रवाई थी। हाँ। इसने भारतीय सैन्य सिद्धांत में एक संभावित बदलाव का संकेत दिया, जिसमें सटीक खुफिया जानकारी और उन्नत तकनीक के आधार पर दंडात्मक लेकिन तनाव न बढ़ाने वाली निर्णायक कार्रवाई पर जोर दिया गया। जी, प्यूनिटिव येट नॉन एस्केलेटरी। हाँ, और इस ऑपरेशन ने न केवल भारत की हमला करने की क्षमता, बल्कि उसकी मजबूत रक्षात्मक क्षमताओं का भी प्रदर्शन किया। सही, बिल्कुल। और जैसा कि हमने चर्चा की, स्रोत इस ऑपरेशन को परिचालन उत्कृष्टता, ऑपरेशनल एक्सेलेंस और संयुक्त बल तालमेल, जॉइंट फोर्स सिनर्जी का एक महत्वपूर्ण उदाहरण मानते हैं। तो इसी संदर्भ में श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचारोत्तेजक प्रश्न जो इन स्रोतों के विश्लेषण से उभरता है, वो ये है कि इस ऑपरेशन ने जिस तरह की क्षमता का प्रदर्शन किया, मतलब सटीक हमला, विभिन्न सेनाओं का एक साथ काम करना और साथ ही तनाव को सीमित रखने पर स्पष्ट जोर देना, इसकी क्षेत्रीय स्थिरता और भविष्य के आतंकवाद रोधी दृष्टिकोणों के लिए दीर्घकालिक निहितार्थ क्या हो सकते हैं? एक बड़ा सवाल है ये। हाँ, क्या ये सिंदूर मॉडल, जैसा कि हम कह सकते हैं, भविष्य में सीमा पार आतंकवाद को रोकने या उसे मैनेज करने में वाकई प्रभावी साबित होगा, या फिर इस तरह की क्षमता के प्रदर्शन के कुछ अनपेक्षित परिणाम भी हो सकते हैं, जैसे कि हथियारों की दौड़ या क्षेत्र में और ज्यादा अस्थिरता? ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब शायद वक्त ही देगा। जी बिल्कुल, और जिस पर इन स्रोतों के आधार पर आगे भी विचार किया जा सकता है।